वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लासेस। आज हम लोग डीजल इंजन, कंपैरिजन ऑफ डीजल इंजन एंड पेट्रोल इंजन, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कैरनोट इंजन, कैरनोट्स थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हीट इंजन। हीट इंजन को दो कैटेगराइज में बांटा गया है। फर्स्ट एक्सटर्नल कंबशन और सेकेंड इंटरनल कंबशन। एक्सटर्नल कंबशन में स्टीम इंजन और इंटरनल में पेट्रोल या डीजल इंजन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डीजल इंजन के बारे में जानेंगे। डीजल इंजन को जर्मन इंजीनियर जो थे वो इन्वेंट किए थे 1900 में। ये सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है पेट्रोल इंजन की तरह, बट एक डिफरेंस है, स्पार्क प्लग इज रिप्लेस बाय ए ऑल वाल्व। स्पार्क प्लग को रिप्लेस किया गया जाता है इसमें ऑल वाल्व्स के द्वारा, उसके जगह पे रहता है। और हम लोग 4 स्ट्रोक हैं, 1 बाय 1 पढ़ेंगे। फर्स्ट स्ट्रोक है सक्शन स्ट्रोक। इसमें एयर इनलेट होता है, ठीक है, तो वाल्व 1 ओपन हो जाता है। while the all inlet valves 1 and exit valve E remain closed, piston move out the cylinder and air enter। पिस्टन मूव्स हो जाता है और सिलेंडर से और एयर सिलेंडर में आ जाते हैं। सेकेंड स्ट्रोक है कंप्रेशन स्ट्रोक। इसमें सारा स्ट्रोक रिमेन क्लोज रहता है एंड पिस्टन मूव्स इनवर्ड, और पिस्टन क्या होता है, इनवर्ड जाता है। हिंस एयर इज कंप्रेस्ड vertically and volume of air becomes 1/7 of initial volume, ठीक है, और टेम्परेचर राइज कर जाता है 1000 डिग्री सेल्सियस से। नाउ ऑल वॉल्व्स ओपन एट द एंड ऑफ स्ट्रोक। सारे वॉल्व्स ओपन हो जाते हैं स्ट्रोक के एंड में। अब हम लोग थर्ड स्ट्रोक पढ़ेंगे, वर्किंग स्ट्रोक। इसमें पिस्टन जो है आउटसाइड मूव होते हैं, ठीक है। एयर एक्सपेंड एडियाबैटिकली एंड टेम्परेचर फॉल। इसमें टेम्परेचर फॉल कर जाते हैं। हीट इज रिजेक्टेड फ्रॉम द सिलेंडर, और हीट सिलेंडर से रिजेक्ट कर दी जाते हैं। हम लोग फोर्थ स्ट्रोक पढ़ेंगे, इजेक्ट स्ट्रोक। इसमें पिस्टन जो है उस सिलेंडर में इंटर करते हैं और एक्सॉस्ट गैसेस एस्केप आउट ऑफ द एग्जॉस्ट वाल्व्स ए, और एग्जॉस्ट गैसेज जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। ऑन कंप्लीशन ऑफ दिस स्ट्रोक एग्जॉस्ट वाल्व्स ई ऑटोमेटिकली क्लोज एंड फर्स्ट स्ट्रोक स्टार्ट अगेन। ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाते हैं और फर्स्ट स्ट्रोक जो होता है फिर से स्टार्ट हो जाते हैं। ये डीजल साइकिल का ग्राफ है। इफिशियंसी, हम लोग इस ग्राफ को जानेंगे। अगर हम लोग कंसीडर करते हैं 1 मोल एयर इज कंटेन इन द सिलेंडर, अगर 1 मोल एयर को सिलेंडर में रखें, बीच कंप्लीट द साइकिल, वो एक साइकिल को कंप्लीट करके ABCDA ग्राफ में देखिए ABCDA, सारे साइकिल में हीट को ऑब्जर्व कर रहा है Q1 एंड रिजेक्ट हीट Q2। Q1 को ऑब्जर्व कर रहा है और Q2 को रिजेक्ट कर रहा है एट पॉइंट A B C एंड D। कौन कौन से पॉइंट पे, A B C एंड D। लेट टेम्परेचर भी TA TB TC एंड TD। हम लोग टेम्परेचर को कंसीडर करेंगे TA TB TC एंड TD। देन हीट ऑब्जर्व इन पार्ट BC, BC पे जो हीट ऑब्जर्व होगा उसे हम लोग Q1 इज इक्वल टू CP इंटू TC माइनस TB, और हीट रिजेक्ट होगा DA पार्ट पे, उसे Q2 इज इक्वल टू CV इंटू TD माइनस TA। देन इफिशियंसी, अभी इफिशियंसी क्या होगी, N इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाई Q3 इज इक्वल टू 1, और C भी इंटू TD माइनस TA बाई CP
into Tc minus Tb is equal to 1 by gamma into Td minus Ta by Tc minus Tb। इसे फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे। एट पॉइंट ए बी एंड सी लेट एयर वॉल्यूम इज V1 V2 एंड V3। और पॉइंट ए बी और सी पे हम लोग एयर वॉल्यूम, ठीक है, उसको डिनोट करेंगे V1 V2 एंड V3 से। देन उसके बाद फॉर द एडियाबैटिक कंप्रेशन ए बी TA V1 पावर बाई माइनस 1 इज इक्वल टू TB V2 पावर बाई माइनस 1, या TA इज इक्वल टू TB इंटू V2 बाई V1 होल गामा माइनस 1 इज इक्वल टू TB इंटू 1 बाई रो C होल गामा माइनस 1, where rho C is equal to V1 by V2 is the adiabatic compression ratio। हम लोग इसे एडियाबैटिक कंप्रेशन रेशियो बोलेंगे। रो C is equal to V1 by V2। Similarly, in adiabatic expression CD, for the adiabatic compression AB, TA V1 पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू TB V2 इंटू गामा माइनस 1, या TA इज इक्वल टू TB इंटू V2 बाई V1 होल गामा माइनस 1 इज इक्वल टू TB इंटू 1 बाई रो C होल गामा माइनस 1, वेयर रो इज इक्वल टू V1 बाई V2 is the adiabatic compression ratio। Similarly, in adiabatic expression CD, TC V3 gamma minus 1 is equal to TD V1 into gamma minus 1। TD is equal to TC into V3 by V1 whole gamma minus 1 is equal to TC into 1 by rho E whole gamma minus 1, where rho C is equal to V1 by V3 is the adiabatic expansion ratio at constant pressure for BC part। V2 by TB is equal to V3 by TC, या TC is equal to TB into V3 by V2 is equal to TB into V3 by V1 into V1 by V2। TC is equal to TB into 1 by rho E into rho C is equal to TB into rho C by rho E। Then TD minus TE by TC minus TB is equal to TC whole 1 by rho C into by gamma minus 1 minus TB into 1 by rho C whole gamma minus 1 by TC minus TB। हम लोग इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। उसके बाद रिजल्ट है 1 बाई रो E होल गामा माइनस 1 बाई रो C होल गामा बाई 1 बाई रो E माइनस 1 बाई रो C। From equation first we have n is equal to 1 minus 1 by gamma। ब्रैकेट में हम लोग इसे लिखेंगे 1 बाई रो E होल बाई माइनस 1 बाई रो C बाई गामा बाई 1 बाई रो C माइनस 1 बाई रो E। इसे इक्वेशन सेकेंड मानेंगे। सिंस only the air is compressed in the diesel engine, hence there is no danger of explosion। Also, expansion ratio can be kept greater than the petrol engine if rho C is equal to 17, rho E is equal to 9.5 and gamma is equal to 1.5। Then
एन इज इक्वल टू 0.71 या 71%। कंपेरिजन ऑफ डीजल इंजन एंड पेट्रोल इंजन, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है ये क्वेश्चन, इसलिए हम इसे थोड़ा यहाँ पे बता रही हूँ। इफिशियंसी इज हाई ऑफ डीजल इंजन की एफिशिएंसी हाई होंगे। डीजल इंजन रिक्वायर्ड कंपेरेटिवली लेस फ्यूल, एक बहुत कम फ्यूल रिक्वायर करता है। फ्यूल यूज चीपर इन डीजल इंजन, जो फ्यूल यूज होता है डीजल इंजन में बहुत चिप रहता है। ओनली रिक्वायरमेंट इज दैट द सिलेंडर मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, एक रिक्वायरमेंट है इसमें कि सिलेंडर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एंड रिजिड इनफ टू विथस्टैंड द हाई प्रेशर, और रिजिड भी होना चाहिए जो हाई प्रेशर को मेंटेन कर सके। हेंस इनिशियल कॉस्ट ऑफ डीजल इंजन इज मोर देन अ पेट्रोल इंजन, इसलिए डीजल इंजन का जो कॉस्ट है इनिशियल मोर होता है, ठीक है, पेट्रोल इंजन से। अब हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आएंगे, हम लोग को क्यों ज़रूरत पड़ा सेकेंड लॉ का, ठीक है। फर्स्ट लॉ सिर्फ लॉ ऑफ कंजर्वेशन है, वो सिर्फ बताती है इक्विवेलेंट बिटवीन द वर्क एंड एनर्जी। फर्स्ट लॉ डायरेक्शन नहीं बता पाता कि, ठीक है, वर्क और एनर्जी का। टू नो अबाउट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट किस डायरेक्शन में गए, ये फर्स्ट लॉ नहीं बता पाते, इसलिए हम लोग को सेकेंड लॉ की ज़रूरत पड़ गया। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ए हॉट बॉडी इज केप्ट इन कॉन्टेक्ट विथ ए कोल्ड बॉडी, अगर कोई हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी के कॉन्टेक्ट में रखा हुआ है, दे इज नो वायलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ, इसमें कोई फर्स्ट लॉ काम नहीं करता, किधर से किधर जा रहा है, ठीक है, फ्लो हो रहा है हीट का, वो हमें फर्स्ट लॉ से नहीं पता चला, इसलिए सेकेंड लॉ की ज़रूरत पड़ गई। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, हम लोग को केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट के बारे में पढ़ना है। इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन वर्किंग इन ए कंप्लीट साइकिल which absorb heat from the source and convert it completely into work without bringing any change, ठीक है, ये हीट को ऑब्जर्व करता है फ्रॉम सोर्स से हीट को ऑब्जर्व करके और कन्वर्ट कर देता है कम्प्लीटली इनटू वर्क विदाउट ब्रिंगिंग इन, कोई भी बिना चेंज किए हुए, बिना चेंज लाए हुए ये वर्क कंप्लीट कर देता है सोर्स से। इन द वर्किंग सब्सटेंस मीन्स विदाउट रिजेक्टिंग एनी पार्ट ऑफ हीट टू द सिंक, ये किसी पार्ट को बिना रिजेक्ट किए अपना काम करता है, ठीक है। अब हम लोग क्लोसियस स्टेटमेंट जानेंगे। इम्पॉसिबल था कि सेल्फ एक्टिव मशीन को बनाया जाए। वर्किंग इन ए कंप्लीट साइकिल, पूरा एक साइकिल बनाना है। बीच कैन ट्रांसफर हीट फ्रॉम ए लो टेम्परेचर टू ए हाई टेम्परेचर, ठीक है, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में हीट ट्रांसफ़र करने के लिए विदाउट एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी, कोई भी बाहरी सोर्स बिना लगाए चेंज करना बहुत इम्पॉसिबल था। अब हम लोग कैनोट इंजन पढ़ेंगे। सैरी कैनोट इन 1824 कंसिडर द थियोरेटिकल इंजन, ठीक है, एक थियोरेटिकल इंजन बनाया विथ नो लॉस ऑफ हीट, कोई भी हीट का लॉस नहीं हुआ। ये रिवर्सिबल इंजन है एंड इट्स इफिशिएंसी डिपेंड ओनली ऑन द टेम्परेचर ऑफ सोर्स, ये सिर्फ टेम्परेचर ऑफ सोर्स पे डिपेंड रहते हैं। सिंक बिटवीन विच इट वर्क। मेन पार्ट ऑफ आइडियल इंजन आर, आइडियल इंजन का क्या क्या मेन पार्ट है, वह है सोर्स ऑफ हीट, सिंक, परफेक्ट इंसुलेटिंग प्लेट, सिलेंडर फिटेड विथ पिस्टन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मेन पार्ट ऑफ द आइडियल इंजन क्या क्या है, तो आप लोग को ये 4 पॉइंट लिखना है। सोर्स ऑफ हीट, सिंक, परफेक्ट इंसल्टिंग प्लेट और सिलेंडर फिटेड विथ पिस्टन। हम लोग चारों को फिर पढ़ेंगे। सोर्स ऑफ हीट ऑफ इनफिनाइट कैपेसिटी केप्ट एट ए कांस्टेंट हाई टेम्परेचर T1 के, इस टेम्परेचर रिमेन
unaffected on extracting any amount of heat from it. ये unaffected होता है. Sink, it is kept at constant low temperature T2 के, ये लो टेम्परेचर पे रखा जाता है. Its capacity is also infinite and its temperature remain unaffected even if any amount of heat is rejected to it. इसमें भी सेम है, इसमें कुछ भी अनइफेक्टेड रहता है. ठीक है, कितना भी अमाउंट ऑफ हीट इसे रिजेक्ट हो फिर भी ये अनइफेक्टेड होगा. हम लोग थर्ड पढ़ेंगे, परफेक्ट इंसुलेटिंग प्लेट. इट इज़ परफेक्ट इंसुलेटिंग प्लेट विच डजंट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम. इससे ये अपने हीट को पास होने नहीं देता. फोर्थ है सिलेंडर फिटेड विथ पिस्टन. द बॉल ऑफ सिलेंडर एंड पिस्टन आर परफेक्टली इंसुलेटिंग. द बेस इज परफेक्टली कंडक्टिंग. द पिस्टन स्लाइड विथआउट फ्रिक्शन. Cylinder contain the working substance perfect gas. No work is needed in taking it from one to another. कोई वर्क नहीं होता इसमें, कोई वर्क नहीं होता. कार्नोट साइकिल, हम लोग कार्नोट साइकिल एक बार देख लीजिए इसके बारे में. आइसोथर्मल एक्सपेंशन. द सिलेंडर इज केप्ट ऑन द सोर्स रिजल्टिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस take place from A to B at temperature T1 K. In this case, heat absorbed Q1 is equal to work done by the gas W1. But PV is equal to RT1, Q1 is equal to W1 is equal to integration RT by V into dV is equal to RT log E V2 by V1 is equal to area of ABGEA on PV डायग्राम. ये जो डायग्राम देख रहे हैं, एडियाबैटिक एक्सपेंशन. अब हम लोग एडियाबैटिक एक्सपेंशन पढ़ेंगे. Now the cylinder is kept on the insulting plate. सिलेंडर को हम लोग इंसुलेटिंग प्लेट पे रखेंगे. ठीक है, पिस्टन कंटिन्यू टू मूव आउटवर्ड. पिस्टन क्या होगा, आउटवर्ड जाएगा इनर्शिया के कारण. एंड द गैस एक्सपेंड एडियाबैटिक, हेंस टेम्परेचर डिक्रीज. और टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा फ्रॉम T1 टू T2. ये डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं. डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इज इक्वल टू वर्क डन बाय गैस W2. W2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन PdV as P2 V1 gamma is equal to P3 Y3 gamma is equal to K. W2 is equal to integration K by V by dV is equal to K by gamma minus 1 into 1 by V2 gamma minus 1 minus 1 by V3 gamma minus 1. W2 is equal to 1 by gamma minus 1 P2 V2 minus P3 V3 is equal to R by gamma minus 1 into T1 minus T2 as P2 V2 is equal to RT1 and P3 V3 is equal to RT2. W2 is equal to area of BCHGB. W2 हम लोग क्या लेंगे, एरिया ऑफ BCHGB. हम लोग थर्ड पढ़ेंगे, आइसोथर्मल कंप्रेशन. नाउ द सिलेंडर इज केप्ट इन कॉन्टेक्ट विद द सिंक. अब हम लोग सिलेंडर को सिंक के कॉन्टेक्ट में रखेंगे. द पिस्टन इज मूव स्लोली इनवर्ड एंड हेंस आइसोथर्मल कंप्रेशन टेक प्लेस एंड हीट इज रिजेक्टेड एट द सिंक. इट इज शोन बाय CD ऑन द PV डायग्राम. ये अभी डायग्राम में हम लोग देखेंगे. हीट रिजेक्टेड एट द सिंक Q2 इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द गैस W3 is equal to minus integration PdV using PV is equal to RT2. हम लोग PV के जगह पे RT2 रखेंगे. तो W3 is equal to RT2 log E V3 by V4. एरिया ऑफ CDFHC on PV डायग्राम. हम लोग फोर्थ पढ़ेंगे, एडियाबैटिक कंप्रेशन. The cylinder is now again kept on insulting plate. The
piston is moved compress the gas to the initial state and temperature increase. Hence adiabatic compression take place shown by DA on PV diagram. अभी PV diagram जो हम लोग देखेंगे उसमें increase in internal energy of gas, work done on gas W4. W4 is equal to minus integration P dV using PV gamma is equal to K. PV by गामा को हम लोग K मानेंगे. W4 is equal to minus integration K by V1 dV is equal to K by gamma minus 1 into 1 by V1 by gamma minus 1 minus V2 gamma minus 1 as P1 V1 gamma is equal to P4 V4 gamma is equal to K. Then 1 by gamma minus 1 into P1 V1 minus P4 V4 as P1 V1 is equal to RT1 and P4 V4 is equal to RT2. इसलिए W4 is equal to R by gamma minus 1 into T1 minus T2. Efficiency of Carnot engine. The cycle is repeated to get the work continuously and the net work in a complete cycle. W is equal to W1 plus W2 minus W3 minus W4. W1 minus W3, hence W2 is equal to W4. Q1 minus Q2. Area of A, B, C, D, A on the PV diagram. सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू बी हब, अगर हम लोग वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे तो हम लोग को रिजल्ट आएगा. डब्ल्यू इज इक्वल टू RT4 log V1 by V2 minus RT2 log is equal to V3 by V4. Since point B and C are on adiabatic curve BC, अगर B और C adiabatic कर्व पे होगा तो hence from, तो उसके बाद TV gamma minus 1 is equal to constant, T1 V2 gamma minus 1 is equal to T2 V3 gamma minus 1 और T1 by T2 is equal to V3 by V2 into gamma minus 1. इसे हम सेकेंड इक्वेशन मानेंगे. Similarly for the point A and D on the adiabatic curve AD we have T1 by T2 is equal to V4 by V1 into gamma minus 1. इसे थर्ड इक्वेशन मानेंगे. From equation second and third we get V3 by V2 is equal to V4 by V1 is equal to rho, where rho is the adiabatic expansion ratio. rho को हम लोग adiabatic expansion ratio मान लेंगे. Efficiency of engine. N is equal to W by Q. N is equal to R into T1 minus T2 log ER. RT1 log R. N is equal to T1 minus T2 by T1 is equal to 1 minus T2 by T1 as T1 by T2 is equal to rho gamma minus 1, where rho is the adiabatic expansion ratio. Obviously, if efficiency depend on the temperature of source and sink only, and it will be the same for all the engine working between the same two temperature. The efficiency of an engine can be 100% only if the temperature of sink is 0. अगर सिंक 0 होगा तो efficiency इंजन का 100% होगा. But if it impossible, hence no engine can be 100% efficiency. ये impossible होता है क्योंकि कोई भी इंजन 100% efficient नहीं हो सकता. The efficiency of engine is more if the T1 to T2 is more. T1 से T2 अगर more होगा तो efficiency इंजन का more होगा. Way of increasing the efficiency. Keeping T1 constant and decreasing the temperature of sink to 2. अगर हम लोग T1 के कांस्टेंट रखेंगे और T2 के टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, ठीक है, तब होगा. या फिर कीपिंग द टेम्परेचर ऑफ सिंक T2 कांस्टेंट, या फिर T2 को टेम्परेचर को कांस्टेंट करेंगे एंड इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सोर्स 1
और T1 के टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, दो तरीका है। वर्किंग मॉडल ऑफ कैरनोट इंजन, हम लोग वर्किंग मॉडल पढ़ेंगे। एडी शो एडियाबैटिक एक्सपेंशन, जो एडी शो हो रहा है वो एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। वर्क डन बाय गैस, हेंस इंटरनल एनर्जी डिक्रीज एंड टेम्परेचर इंक्रीज, और टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। डीसी शो आइसोथर्मल एक्सपेंशन, इट ऑब्जर्व हीट Q2 and वर्क इज डन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और वर्क क्या होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा। CD शो द एडियाबैटिक कंप्रेशन, CD एडियाबैटिक कंप्रेशन दिखा रहा है। इन इट वर्क इज डन ऑन द गैस, हेंस द इंटरनल एनर्जी इंक्रीज एंड टेम्परेचर राइज, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगा और टेम्परेचर भी राइज होगा। BA part show the isothermal compression in which work is done on the gas but the temperature and internal energy remain unchanged, और internal energy क्या होगा, unchanged होगा। In reverse path, it observe heat Q2 from the sink and reject heat Q1 at the source. Carnot engine on its reverse path act like a refrigerator. The coefficient of performance is given as the ratio of heat observed and the work done in a cycle. Beta is equal to Q2 by W is equal to Q2 by Q1 minus Q2 is equal to Q2 by Q1 by 1 minus Q2 by Q1. But for the Carnot cycle, Q2 by Q1 is equal to T2 by T1. Then beta is equal to T2 by T1 by 1 minus into T2 by T1 is equal to T2 by T1 minus T2. Yeah, beta plus 1 is equal to T2 by T1 minus T2 plus 1. T2 by T4 minus T2 is equal to 1 by n, और बीटा is equal to 1 by n minus 1 is equal to 1 by n minus 1 by 1 minus n by n। कैरनोट थ्योरम, अब हम लोग कैरनोट के थ्योरम के बारे में जानें। अकॉर्डिंग टू दिस, वर्किंग बिटवीन द टू गिवन टेम्परेचर, नो इंजन कैन बी मोर इफिशिएंट देन ए रिवर्सिबल कैरनोट इंजन। सोर्स ऑफ हीट T1 और सिंक ऑफ हीट T2 माना गया। Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस W। इन द रिवर्स ऑपरेशन एज ए रेफ्रिजरेटर, इट ऑब्जर्व हीट Q2 एट टेम्परेचर T2, ये हीट को ऑब्जर्व करेगा और एट टेम्परेचर T2 पे। वर्क W इज डन ऑन इट, वर्क डन होगा W के फॉर्म में, एंड इट रिजेक्ट हीट Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस W एट टेम्परेचर T1, ये हीट को रिजेक्ट करेगा। ठीक है, Q2 प्लस W और टेम्परेचर T1 पे, एक साइकिल में ये रिजेक्ट है। सिमिलरली इंजन 1 ऑब्जर्व हीट Q1 फ्रॉम द सोर्स एट टेम्परेचर T1, प्लेटफॉर्म वर्क W एंड रिजेक्ट हीट Q2 इज इक्वल टू Q1 minus W at the sink at temperature T2 in one cycle, then it efficiency, उसके बाद इसका efficiency होगा N1 is equal to W by Q1। अब now let the Carnot's theorem is wrong, हम लोग Carnot theorem के देखेंगे क्या ये गलत है या फिर सही है। N1 is greater than NR, ठीक है। देन W बाई Q1 इज ग्रेटर देन W बाई Q1, या Q1 इज ग्रेटर देन QI। सिंस इंजन R इज रिवर्सिबल इंजन, इंजन R जो है वो रिवर्सिबल इंजन है। वर्क रिक्वायर्ड फॉर इट्स ऑपरेशन इन रिवर्स पाथ इज ऑब्टेन फ्रॉम इंजन 1,
Thus a self acting machine can be designed, और सेल्फ एक्टिंग मशीन डिजाइन किया गया बाय कपलिंग द इंजन को कपलिंग करके. I and refrigerator are for this machine in cycle. Net heat extracted from the sink at temperature T2 is equal to heat extracted by R minus heat rejected by I is equal to Q1 minus W minus into Q1 minus W is equal to Q1 minus Qi. Net heat rejected at the source at T1 is equal to heat rejected by R minus heat extracted by I, Q1 minus Q1. Net work done on machine is equal to minus W plus W. Minus W plus W कट कर 0. Since Q1 minus Q1 is equal to positive. Hence the self-acting machine absorb heat Q1 minus Q1 from sink at the low temperature T2 पे, transfer it to the source at high temperature T1 without doing any work, कोई भी बिना वर्क किए हुए. But this is against the second law of thermodynamics. Thus our assumption N1 is greater than NB is false. एक गलत हो गया. And hence working between the two temperature the efficiency of Carnot engine is maximum. Carnot engine का जो efficiency होगा वो बहुत ज़्यादा होगा. तो हम लोग का आएगा N1 is less than NR. Thanks for watching my video in my classes.